तो आखिरकार अब मैंने अपना पूरा काम खत्म किया। तभी हम इसी में कहता है कि इसका मैं क्या मतलब समझूं, आप क्या कहना चाहते हैं। और मास्टर को इसके बारे में पता चल गया तो पता नहीं कितनी जिंदगियां खराब हो सकती हैं। और आप यहाँ बंदूक लेकर क्या करने का सोच रहे हैं। तभी इजमी कहता है कि अब उन कमीनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कितना भयानक काम किया है। वट डिड यू से? नासुमे ने तो कभी आज तक कुछ गलत किया ही नहीं, वो तो बस एक बीमारी इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। सब गलती हमारी ही है। मैं उसे यहाँ से जिंदा बाहर जाने का कोई जोखिम नहीं उठा सकता। मैं अभी भी नहीं समझा, क्या आप मुझे समझाएंगे। और तभी पीछे से यहाँ भी किया जाता है। वो कहता है कि डेट्स वाज इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक पल्स। काफी स्मार्ट हो यहाँ भी की, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। यहाँ भी की कहता है कि अभी जो यहाँ पर धमाका हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि अपने धमाके से जरूर चीजों को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो मुझे अपनी चश्मा में कुछ चिंगारियां दिखी, उसके बाद कुछ जगहों के ऊपर तेज लाइटें जगने लगी, उसके बाद फिर अचानक से इलेक्ट्रॉनिक लाइट बंद हो गई। तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर मैंने अपने मजदूरों को भी सुरक्षित रखना था, इंटरकॉम भी चालू रखना था। हाँ जी माँ, मैंने जो डिवाइस बनाया है उससे इलेक्ट्रिकल मैग्नेट वेव पैदा होती है, वजह से यहाँ पे लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो वर्क नहीं करती। कुछ चीजों को छोड़ के मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, अब वो केवल यहीं फंसे रहेंगे। मैंने खाने वाली लाइनें और रेफ्रिजरेटर दोनों ही बंद कर दिए हैं, और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो भूख से मरने लग जाएंगे। असल में इजमी लार्वा की बात कर रहा था, वो चाहता था कि वो यहीं पर फंसे रहे और मर जाएं। मतलब कि ये सब कुछ उसकी ही प्लानिंग थी। तभी आई भागता हुआ आता है और इजमी को मारना शुरू कर देता है, उसको वहीं पर घायल कर देता है। तभी इजमी कहता है उसे मुझे मारने दो, उसे मुझे मारने का पूरा हक है, क्योंकि वो उसका दोस्त था। थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकता था कि नासुमे उनकी पकड़ में आ जाए। ये पता है कि इस बात का तुम्हें भी पता है कि वो एक टोटल रीजनरेटर था, और अब उन सबको मरने दो, हमेशा भूखा ही, वो सब इसी लायक हैं। तभी हम इसी में कहते ये तो बहुत भयानक है कि तुमने सब मास्टर को मारने की प्लानिंग पहले से ही बना रहे थे। तभी इसमें अपने लैपटॉप से अपने पिता की फोटो दिखाता है। जब मैं 6 साल का था, जब मैं इस सुविधा के अंदर आया था, मेरे पिता 36 साल के थे। इस फैसिलिटी में आने से पहले मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन थे। मेरे पिताजी और मैं सिर्फ एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर रहते थे, लेकिन फिर हम एक दिन उस घर को छोड़ के चले जाते हैं जिसको मैंने अपना एक घर मान लिया था। और अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया था। मुझे यकीन है शायद इसी वजह से उनका तलाक भी हुआ होगा। मैं हमेशा से अपनी मम्मी का बेटा था, लेकिन उनके बिना रहना बहुत मुश्किल था, और अब हमें उस अपार्टमेंट से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद रात होने पर हम दोनों फुटपाथ के ऊपर सो रहे थे, और तब मैंने अपने डैड को देखा था, जो कि तब वो रो रहे थे। उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो आखिर रो क्यों रहे थे। अब मुझे लगता है कि हम बेघर हो चुके थे। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश था। पहले मेरे पापा हर टाइम काम में ही लगे रहते थे, लेकिन अब हम अचानक हमेशा रोज साथ में ही रहते हैं। और एक दिन मैं बीमार हो जाता हूँ। मेरे डैड मुझे अपनी पीठ के ऊपर उठाकर पूरा शहर घूमते हैं। दूसरे लोगों से भी मदद मांगने की काफी कोशिश करते हैं, बट कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद वो पीसीओ के ऊपर जाते हैं और पता नहीं किससे बात करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो हमें अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जब इज्म की आँख खुलती है, वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो देख हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक ट्रक होता है जो कि लाशों का ढेर लेके जा रहा होता है। तभी पीछे से इज्मी का डैडी आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। डैड को कहता है कि इस ट्रक के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। उसका डैड कहता है कि ये तो एक मर्क्यूरी फैक्ट्री है जो तुमने अभी देखा। तुमने इन्हें कई बार भी देखा होगा, जो डोर वगैरह होती हैं, जो कि कपड़ों के शोरूम के अंदर इन्हें कपड़े पहना कर रखा जाता है, ये वही चीजें हैं। वैसे ही कुछ दिनों के बाद यहाँ भी अब बड़ा हो जाता है और उसके डैड इस फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं। अब इज्मी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि वो इस जगह से बाहर कब जाएगा, क्योंकि उसने आज तक कभी इसके बाहर कदम ही नहीं रखा। वो कहता कि मैं 6 साल का था तब यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने अब तक कोई भी औरत नहीं देखी जो कि यहाँ पर काम करती हो। और रात होने पर जब वो सो रहा होता है तभी उसके पास उसके डैड आते हैं। उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा ध्यान से सुनो, जब मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ, बिल्डिंग भी है, उसमें मेंटेनेंस का काम होगा, मतलब कि बिजली बंद रहेगी रात 12:30 से 1 बजे तक। अब पावर वापस आने से पहले तुम्हें इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचना होगा। चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी उसके डैड एक लिफाफा देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये लो, इसके अंदर इतने पैसे हैं जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और अगले दिन जब इज्मी उठता है उसे लगता है कि ये तो एक ड्रीम है। तभी वो देखता है कि वो लिफाफा उसके तकिए के ही पास था। लिफाफे में यहाँ से भागने का नक्शा और कुछ पैसे भी थे। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरी निगाह उस जगह के ऊपर पड़ी जहाँ पर बहुत सारी औरतों को ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ था। मैं देख के हैरान हो गया कि वो सभी औरतें यहाँ पर थी। एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर औरतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी मुझे
पीछे से किसी ने आवाज दी। तभी मैंने देखा कि एक सेल के अंदर एक औरत थी जो कि नासुमे की मदर थी। और जब मैं उसके पास गया मैं उसे देखता ही रह गया। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि मेरी आंखें टिक गई। इतने वर्षों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन मैंने आज तक कोई औरत या लड़की वगैरह नहीं देखी थी। यहाँ से कभी बाहर जाने नहीं दिया। और अब इज़्मी की नजर तो उसके ऊपर थी, जो कि हर एक लड़के की चाहत होती है। वो उसके लगातार संतरे देखता ही जा रहा था। और तभी वो कहती है कि क्या तुम इसे देखना चाहते हो? क्या इसे तुम दबाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें अंदर आना होगा। तुम्हारे बिल्कुल सामने एक बॉक्स है, उसके अंदर तुमने ग्रीन वाला बटन दबाना है, जिससे कि ये दरवाजा खुल जाएगा। नासुमे को सिर्फ अपने डैड की बात आती है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना है। और होता तो अब वो एक लड़का ही है, जिसके कारण उसका भी ईमान थोड़ा बिगड़ जाता है। वो ना चाहते हुए भी उस दरवाजे का बटन दबा देता है, जो जिससे कि वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वो औरत वहाँ से भाग जाती है। जब वो वहाँ से भागती है तो वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वहाँ पे जोर जोर से घोषणाएं होने लग जाती हैं कि यहाँ से कोई कैदी भागा है, जल्द से जल्द उसे पकड़ो। ऐसी आवाज सुन के इज़्मी अब डर जाता है। वो जल्दी जल्दी भाग कर अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके डैड उसके रूम में आते हैं। उसे देखकर वहाँ पर वो शौक हो जाते हैं। वो उसे देखकर सामने कहते हैं, अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया? अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम अब तक भाग गए होगे। क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इतना अच्छा मौका क्यों गवा दिया? बताओ मेरे बेटे, बताओ। तभी इज़्मी कहता है कि जो औरत भागी है वो मेरे कारण भागी है। ये बात सुनते उसके डैड घुटनों पे आ जाते हैं और वो जोर से रोने लग जाते हैं। मैं क्या करूँगा? मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगा? तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लग जाती है। इज़्मी के डैड को वो सब लोग बुला रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से आकर यहाँ पर रिपोर्ट दो। तभी उसके डैड सभी वर्कर्स को इकट्ठा करके कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। औरत यहाँ से भागी है, उसके पास हमारी एक खास चीज है, मतलब कि उसकी कोख में जो भी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि पूर्ण विकास के लिए और लार्वा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। सब ने अपने मास्टर का विश्वास तोड़ा है, इसलिए हमें सजा के तौर पे 300 आदमियों की बलि देनी होगी, मतलब कि जिंदा उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिसका भी नंबर उस पर्ची के ऊपर निकल के आता है वो इंसान लाइन में जाकर खड़ा हो जाए। ये बात सुन के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। वो रोते हैं, मदद की भीख मांगते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इज़्मी सिर्फ ये चीजें सोच रहा था कि ये सब में मेरी गलती थी, इन सब में इनकी क्या गलती है। तभी वो नंबर बोलना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक नंबर 86 होता है, जो कि इज़्मी के हाथ में ही होता है। इज़्मी के डैड जब अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो देख थोड़े हैरान थे, बट वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। जब वो लाइन में लगाकर सभी लोगों को वही ड्रिंक देते हैं जिससे उन्हें चैन की नींद आए। इज़्मी के डैड जब इज़्मी के पास पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम्हारी पर्ची दिखाना, 1 मिनट मुझे देखनी है। तभी इज़्मी के डैड जल्दी से पर्ची को बदल देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा नंबर नहीं है, बोर्ड के ऊपर तुम्हारा नंबर नहीं लिखा हुआ, तुम यहाँ से जाओ। और जब इज़्मी उस पर्ची को खोल के देखता है तो उसके अंदर 92 नंबर होता है। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसके अंदर तो 86 था। तभी इज़्मी के डैड कहते हैं तुमसे कोई मिस्टेक हुई है, 86 नंबर मेरा है। तभी इज़्मी के डैड रोते हुए कहते हैं जाओ बेटे, स्टेज से नीचे उतर जाओ। सच बता रहा हूँ, ये सीन देख के मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देना समझा। इज़्मी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। उसका डैड सिर्फ जाने से पहले एक ही बात बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी इज़्मी जोर से चिल्लाता है। वो कहता है आप कहाँ जा रहे हैं डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इज़्मी के डैड उस रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर लार्वा आने वाला था। और जब लार्वा आता है वहाँ के सभी एम्प्लॉय को वो एक एक करके मार के खा जाता है। और बाहर खड़ा इज़्मी ये सब तमाशा देख रहा होता है। वो बस रोता ही जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों हुआ। ऐसे धीरे धीरे मेरे अंदर जो अच्छी भावना थी वो मैं खा गया। उसके बाद मुझे अपनी डैडी की जगह मिल गई और मैं इस जगह को कंट्रोल करने लगा। और अब वक्त आ चुका है सब कुछ चेंज करने का। सो वक्त आ गया है यहाँ पे जितने भी वो हरामी लोग हैं उन्हें मारने का। तभी हम इज़्मी में कहते हैं क्या मतलब ये सब कुछ आपका प्लान था? इज़्मी कहता है बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ मेरी प्लानिंग थी, अब तुम तमाशा देखने वाले हो। तभी इज़्मी लार्वा का घर का दरवाजा खोलता है और वहाँ से बहुत सारे लार्वा आते हैं। बहुत तेज भूख लगी होती है, बट खाने के लिए सब सप्लाई उसने पहले ही बंद कर दी थी। इस वजह से वो एक दूसरे को ही मार के वहीं पर खाना शुरू कर देते हैं। इज़्मी खुश हो जाता है। वो कहता है सही, मेरा प्लान कामयाब रहा, जो मैंने सोचा था ये वैसा ही हो रहा है। वो सच में एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। और तभी वो लार्वा के जो बच्चे थे उनका बहुत सारा बड़ा गोला बाहर निकाल देता है। हवानों की गिनती बहुत ज्यादा है, अब ये इन्हें भी एक एक करके खा जाएंगे।
वानों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें नहीं जानते इन्होंने क्या क्या किया है इस दुनिया के साथ। लोग पहले तो जहाजों को समुद्र की गहराई के अंदर भेजते हैं, उसके बाद मीथेन हाइड्रेट की खुदाई शुरू करते हैं, जिसके कारण मीथेन की भारी मात्रा में गैस पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिससे कि तापमान में बहुत ज्यादा तेज गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती मात्रा होती है। फिर उन्होंने हमें कहा कि हमारे ऊपर हमला करना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। वो कहते हैं कि पानी का दबाव ही इतना ज्यादा है, अगर आप ढूंढ भी लें तब भी तुम उसे, वो समुद्र की इतनी गहराई के अंदर है, वहां तक पहुंचना नामुमकिन है एक इंसान के लिए। और अगर तुम हमें खाने के लिए कुछ नहीं दोगे तो हम इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। तभी उन लार्वा की क्वीन आ जाती है। उसे देखकर कहता है कि ये वही है, ये सब कुछ इससे ही शुरू हुआ था, ये अंडे देते हैं। और तभी वो क्वीन अपने बच्चों को ही खा जाती है। That's right, I am truly won। आखिरकार डैड मैं जीत गया। और तभी हामिजिमा इज़मी के पेट में चाकू मार देता है। हामिजिमा, ये तुमने क्या किया? आखिर क्यों? तुमने मुझे चाकू क्यों मारा? हामिजिमा यही नहीं रुकता, वो लगातार उसके ऊपर चाकू के स्ट्रैप मार देता है, जिससे कि इज़मी पूरी तरह से घायल हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। उसका बहुत सारा खून बह चुका था। अरे यार, इतना अच्छा करैक्टर था, मुझे मजा आ रहा था इसे देखने में, इसने ये क्या कर दिया? रानी जी अब डरा होता है। वो कहते नहीं, मैंने इसको नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बस आवाज सुनाई दे रही थी कि इसे मार दो, इसे मार दो। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, मेरे माइंड में बस सिर्फ एक ही वॉइस घूम रही थी कि उसे मार दो। यहाँ भी कहता है इसे शायद कोई बीमारी है या किसी चीज का डिसऑर्डर वगैरह है। और तभी हामिजिमा वहाँ लेके कंट्रोल रूम के अंदर एक बटन दबा देता है। यहाँ भी उससे कहता है कि तुमने अभी कौन सा बटन दबाया, इससे क्या होता है, क्या नीचे की चीजें ऊपर आ जाएंगी? हामिजिमा कहता है कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बस मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। और तभी हामिजिमा घुसन लगाता है याबिकी को और याबिकी दूर जाके गिरता है। और अब हामिजिमा पूरी तरह से पागल हो जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। और तभी उस बाबा की नजर जाती है उसके शूज की ओर। वो कहता है नीचे देखो। और तभी हमें पता चलता है कि छत के वेंटिलेटर से एक लंबी सी उस लार्वा की जड़ सी होती है जो कि हामिजिमा को कंट्रोल कर रही होती है। मतलब कि इज़मी को मारने वाला और कोई नहीं था, वही रानी थी कि हामिजिमा को कंट्रोल करके उसे मार देती है। दूसरी तरफ याबिकी की अब बेहोश हो चुका था। दोनों याबिकी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट याबिकी उठता भी नहीं है। तभी हामिजिमा आसुमे को मरा हुआ देखकर कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरी जो एक इकलौती चीज थी तुमने वो भी मार दी। और तभी वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और जोर से एक आवाज निकालना शुरू कर देता है, मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए सब कुछ किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। हमने तो तुम्हें पूर्ण जीवन का भी विकास दिया था, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो कंट्रोल रूम के जो सब मैकेनिज्म होता है उसके ऊपर जोर से घुसन मारता है और उसे वहीं पर तोड़ देता है, जिससे कि बेसमेंट वाला दरवाजा खुल जाता है और वहां से बहुत ज्यादा गिनती में लार्वा बाहर निकलते हैं। तभी वो सभी लार्वा कहते हैं ये टाइम है खाने का। तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि आराम से चाय पी रहा होता है और टेलीस्कोप से चिड़िया वगैरह को देख रहा होता है। तभी उसे अपनी दूरबीन के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के वो शौक हो जाता है। उसे दिखती है एक इंसानी लात जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उठते हुए वहाँ से एक लार्वा का बच्चा आता है, उस आदमी का काम तमाम कर देता है। तभी हम एक भागती हुई औरत को देखते हैं जो जल्दी से पहुँचती है सीधा अपने अपार्टमेंट के अंदर। वहाँ पे बहुत सारा सामान बिखरा होता है और खून खराब होता है, जिसे देखकर वो अपने बेटे को पुकारना शुरू करती है। वो अपने बेटे को ढूंढ लेती है जो कि दीवार के पीछे लुका होता है। वो कहता है मम्मी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और जब वो बच्चा थोड़ा बाहर निकालता है अपना सिर तो पता चलता है कि वो तो लार्वा के हाथ पैर में होता है। मतलब कि वो बच्चा पूरी तरह से लार्वा ने खा लिया था और अब उस औरत को भी वहीं पर मार देता है। और हमें पता चलता है कि अब पूरे शहर के अंदर लार्वा के बच्चे और उसके माँ बाप फैल जाते हैं और अब पूरी की पूरी सिटी लार्वा के कब्जे में होती है। जो कारों के अंदर बैठे होते हैं उन्हें भी खा जाते हैं और जो बिल्डिंग के ऊपर होते हैं उन्हें भी खा जाते हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी सोच में थे कि आखिर ऐसा हो क्या सकता है, जो हमारी डील हुई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर से लार्वा की गिनती निकलती ही जा रही थी, वो बहुत ज्यादा तादाद में थी। और आसमान में एक प्लेन उड़ रहा होता है, वो उस प्लेन के ऊपर ही चढ़ जाते हैं और उसे वहीं पर क्रैश करवा देते हैं। अब देश विदेश में सिर्फ एक ही बात का चर्चा चल रहा था, न्यूज वगैरह में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये चीज है क्या।
और ये कहाँ से आई हैं? ये दुनिया का अंत है, ये यहाँ पर कैसे आई? सड़कों के ऊपर बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर एक एक पकड़ कर जिंदा ही कच्चा खा जाते हैं। और अब सब मिनिस्टर वगैरह मिलकर मिलिट्री को बुलाते हैं, अपनी पूरी फौज को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं। इस शहर के अंदर कुछ ही मिनटों के अंदर एक वॉर शुरू हो जाता है। उसी तरफ आई को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक चेयर को उठाता है और सीधा हामिज़िमा के सर में मार देता है। सब में तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे वजह से कितने ज्यादा लोग मर चुके हैं। मैं तो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था और स्कूल जाना चाहता था, एक शांति भरी जिंदगी चाहता था। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, ब्लडी फूल। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो चिंता मत करो, मैं आपको समझाता हूँ जितना मैं समझा हूँ। जो कि लार्वा हैं वो खुद इंसानों के साथ मिलकर रहना चाहते थे, क्योंकि उनका खुद का अस्तित्व इंसानों के ऊपर निर्भर है। और अगर इंसान खत्म हो जाते तो उनका खुद का खाना पीना और उनकी जरूरतें खत्म हो जाएंगी। पहले तो उन लार्वा ने कोशिश की वो किसी तरह शांति से एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके, पर धीरे धीरे हालात बदलते गए। लार्वा की आबादी धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी, जिससे कि इंसानों को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी, जिससे कि खाने की सप्लाई ज्यादा होने लगी, मतलब कि इंसानों की, और उनकी कमी भी होने लगी, जिससे इंसान और लार्वा दोनों ही खतरे में आ गए। मतलब इंसान नहीं तो लार्वा भी नहीं बचेंगे, अगर लार्वा रहे तो इंसान भी नहीं बचेंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सर्वाइवर होता है। वो एक हॉस्पिटल में पहुंचता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और जब डॉक्टर उसकी आंखें खोल के चेक करता है तो वो कुछ ऐसी बनने लगी थी, मतलब कि उसके अंदर से लार्वा के बच्चे निकलने लगे थे, जिससे कि वो आदमी वहीं पर फटता है और मर जाता है। तभी हामिज़िमा फिर से कहता है कि मतलब कि वो रानी और वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं। उन्होंने अपने ग्रह की जो सब चीजें थी खाकर खत्म कर दी। फिर वो दूसरे ग्रह पहुंचे, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर। फिर उन लार्वा ने अपनी गलती को मानते हुए अपने अंदर थोड़ा बदलाव किया, और वो बदलाव था कि उनमें से सिर्फ एक ही अंडे दे सकता है, बाकी कोई भी नहीं। एक ऐसा समय भी आया था जब उन्होंने भूखमरी बंद कर दिया था, और जिससे कि उनकी भूख नहीं मिट पाई। अब तुम देखो ये फिर से पहले जैसे हो गए। और अब डर सिर्फ इस बात का है, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये सारी पृथ्वी को भी वैसा ही खाकर खत्म कर देंगे। आई कहता इस सब में सिर्फ तुम्हारी गलती है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और तभी पीछे से आवाज आती है। जब आई पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे याम्बिकी होता है। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मेरी बात भी सुनना चाहोगे क्या तुम लोग? तभी याम्बिकी को जिंदा देख कर वो सब हैरान हो जाते, तुम तो मर गए थे ना, तुम जिंदा कैसे हो? तुमने ऐसा सवाल पूछा, मुझे एक ऐसी बात याद आती है जिसे ये सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी याम्बिकी अपनी शर्ट को उतार देता है। हम उसकी पीठ को देखते हैं जो कि कुछ ऐसी दिख रही होती है। उसकी पीठ के अंदर एक चेहरा बना होता है जिसकी दो आंखें दिख रही होती हैं। ये देख वो सब हैरान थे, ये आखिर चल क्या रहा है? तभी उसकी पीठ के अंदर से वो चीज बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। याम्बिकी अपना पूरा जोर लगा देता है और उसके अंदर से निकलता है नासुमे, जो कि अभी भी जिंदा था और पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर। दूसरा भाई तो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो कहता है हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? वो जल्दी से दौड़कर उस दरवाजे की ओर जाता है जहाँ पर नासुमे मरा था। वो दरवाजा खोल के देखता है तो वहाँ पे सच में नासुमे की बॉडी पड़ी होती है, जिसकी गर्दन कटी होती है। इसी के साथ इस कमाल के ट्विस्ट के साथ इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी और नासुमे अभी तक जिंदा कैसे है? वो जिंदा हुआ कैसे जो कि याम्बिकी के पेट से बाहर निकला? आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल छोड़ते हुए मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ, और अगले पार्ट के अंदर इस पूरी मांगा को मैं एक साथ ही खत्म कर दूंगा। और अगर आप इस वीडियो का फाइनल पार्ट जल्द से जल्द चाहते हैं तो 200 लाइक एंड 200 कमेंट ठोक दो, और भी ज्यादा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, आएगा तो गुजाइमास।